गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी की यूट्यूब क्लास में क्लास 8 के स्टूडेंट्स का साइंस सब्जेक्ट में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था जिसका नेम था माइक्रो ऑर्गेनिज्म आवर फ्रेंड्स एंड एनिमीज। ठीक है बच्चों, ये हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। आज हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स है हम यूजफुल इन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फ्रेंड कैसे हैं, हम हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो देखो बच्चों पेज नंबर 20 निकालिए। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स क्या है बेटा? एक दवाई है जो बीमारी को रोकने और बीमारी को करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, उसको मार देती है। ठीक है, दीज आर डिजाइन टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय वीकनिंग देयर सेल वॉल। ये क्या करता है? जो पहले ये जो एंटीबायोटिक्स होता है ये बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है और उसकी जो सेल वॉल होती है उसको क्या करता है? डैमेज कर देता है, कमजोर कर देता है। When the bacterial cell walls are weak, the immune cells of the body can go in and destroy the bacteria. और जैसे ही बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सेल होती है, वो सेल उस बैक्टीरिया के अंदर चली जाती है और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। Many antibiotics like streptomycin, tetracycline, erythromycin, etc. are prepared by using bacteria and fungi। यानी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स है जो कि फंगाई और बैक्टीरिया के यूज करके बनाई जाती है। उसमें से कुछ के नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस पेनिसिलिन नोटेटम। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहला बनाया गया क्या था? एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, जो कि एक फंगस से प्राप्त किया जाता है, फंगस से ऑब्टेन किया जाता है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक तैयार की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। Antibiotics are prepared by growing specific microorganisms on a large scale to cure different disease। Antibiotics का यूज काम किया जाता है कि जो कोई डिजीज को अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं। Today about 25 antibiotics are derived from mold of commercial usage। आज के टाइम तक कम से कम 20-25 तरह के एंटीबायोटिक्स तैयार कर लिए हैं जो अलग अलग डिजीज से फाइट करते हैं। अब देखो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज है वो दे रखा है इस ग्रीन पेपर में, पैराग्राफ में, वो हम पढ़ लेते हैं। इन 1929 एक स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया इन हिज लेबोरेटरी। ये स्टेफ एक अंकल थे, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने क्या किया? अपनी लेबोरेटरी में एक बैक्टीरिया के ऊपर ये वर्क कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड फंगाई कॉल्ड पेनिसिलियम नोटेटम इज वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। ठीक है, जिस प्लेट में ये कल्चर कर रहे थे उस प्लेट में इनको पेनिसिलियम नोटेटम के कुछ पेनिसिलियम ग्रीन मोल्ड नजर आई जो किसकी थी? पेनिसिलियम नोटेटम की थी। क्योंकि ये तो मोल्ड है ना, मोल्ड यानी फंगाई है। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन मोल्ड not only prevented the growth of bacteria but also killed many of these disease causing bacteria। और वो क्या कर रही थी? जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे? बैक्टीरिया की ग्रोथ को देख रहे थे, लेकिन वो जो मोल्ड थी, जो पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगाई थी, वो उसकी ग्रोथ को रोक रहा था। तो इन्होंने देखा ये इसकी ग्रोथ को भी नहीं रोक रहा, साथ ही बहुत सारी डिजीज को भी खत्म कर सकता है। ठीक है, फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलियम ड्रग वाज प्रिपेयर्ड। और इस मोल्ड से उसने क्या बनाया? पेनिसिलियम ड्रग बनाई, दवाई बनाई। इन दिस वे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन ड्रग व्हिच
इज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। तो हमें इससे ये पता चला जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने सर्वप्रथम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी और वो किससे लिया था? पेनिसिलियम नोटेटम फंगाई से लिया था। ठीक है, याद हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, हम यूजेस देख रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका यूजेस क्या है, ये हमारे लिए यूजफुल कैसे है। तो प्रोडक्शन इन वैक्सीन, तो वैक्सीन यानी टीके, वैक्सीन बनाने में भी ये हमारी मदद करता है। इन आवर चाइल्डहुड इफ वी had an attack of the disease, for example chicken pox, we will never have in our lifetime the same disease, that is chicken pox disease. The process of one body ability to resist a disease is known as immunity, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी में ये एबिलिटी आ जाती है किसकी? डिजीज को रोकने की, उसको क्या बोलते हैं हम? इम्यूनिटी, यानी कि उसकी इम्यूनिटी। तो हमें पता है जब हम छोटे थे तो हमारी बॉडी में क्या किए जाते थे? टीके लगवाए जाते थे, है ना? बहुत सारे टीके लगवाते हैं ना। देखो बेटा, चिकन पॉक्स जो है, अगर किसी भी इंसान को एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो लाइफ में फिर वो कभी भी दोबारा वापस चिकन पॉक्स नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें उसकी बॉडी की एक बार चिकन पॉक्स होने के कारण उसकी बॉडी में उसके लिए एंटीबायोटिक बन गए और वो एंटीबायोटिक फ्यूचर में कभी उसको चिकन पॉक्स होने ही नहीं देंगे। ठीक है, वैक्सीन इज ए प्रिपरेशन मेड बाय किल्ड और वीकेंड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। वैक्सीन क्या करता है बेटा? जो भी डिजीज होती है उसको रोकने का काम करता है। और बॉडी फाइट विद द इंफेक्शन कॉज्ड बाय डिजीज कॉजिंग माइक्रोब बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। हमारी जो बॉडी होती है वो माइक्रोब से लड़ने के लिए क्या करती है? अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाती है, यानी कि एंटीबॉडीज जो होते हैं वो क्या करते हैं? एंटीबॉडीज जो होते हैं वो माइक्रोब से लड़ते हैं जिससे हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज नहीं होती है। When dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fight and kills them by producing स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। यानी कि अगर कोई भी माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो हमारी एंटीबॉडी उसको किल कर देती है, उसके अगेंस्ट फाइट करती है। These antibodies provide immunity to the body and protect us from further infection। और यही एंटीबॉडी हमें इम्यूनिटी बढ़ाती है, जिससे क्या होता है? ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाती है और हम किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होते हैं। वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड अगेंस्ट सेवरल infection disease like smallpox, tuberculosis, cholera, hepatitis, polio, etc. यानी वैक्सीन हमारी बॉडी में क्या करती है बेटा? हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से रोकती है बहुत सारी डिजीज से, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कोलेरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। ठीक है, द वैक्सीन आर अवेलेबल इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स टू फ्री कॉस्ट। और ये जो वैक्सीन होते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर पे फ्री मिलते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गेट वैक्सीनेशन अगेंस्ट दिस डेडली infectious disease. Vaccine causes immunization of the body from several disease। यानी कि जो वैक्सीन, यानी कि बॉडी के अंदर वैक्सीन लगाना क्या कहलाता है? वैक्सीनेशन कहलाता है। तो आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारे अभियान चला है जिसमें वैक्सीनेशन करवाना बहुत ही जरूरी है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को हम 1 से 9 महीने तक, 18 महीने तक, 36 महीने तक हम कंटिन्यू उसमें, आपने देखा होगा अड़ोस पड़ोस में कि वो टीके लगवाते हैं कि आज इसका 9 महीने का टीका है, 7 महीने का टीका है। तो वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है ताकि उनकी बॉडी में क्या बन जाए? एंटीबॉडी बन जाए और वो एंटीबॉडी फ्यूचर में उनको उस डिजीज से होने से बचाती है। In our childhood, we are given injection or vaccine drops to protect ourselves against several disease। हम जब छोटे थे, हमारे बचपन में हमारे भी बहुत सारे इंजेक्शन लगे या वैक्सीन ड्रॉप्स, हमने पोलियो ड्रॉप होती ना, वो वैक्सीन ड्रॉप होगी। The particular vaccine given at a particular age is called immunization schedule followed in India। और एक पर्टिकुलर वैक्सीन में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दिया जाता है। ठीक है, ये हमारे इंडिया में ऐसा तय हो रखा है। इंक्रीजिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ये
तो हमने प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन का पढ़ा है। अब हम देखेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो सॉइल फर्टिलिटी होती है उसको भी इंक्रीज करने में ये जो माइक्रोब्स होते हैं बहुत हेल्प करते हैं। देखो, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। आपको याद आ रहा है हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। राइजोबियम क्या था? जी हाँ, बताओ। राइजोबियम बैक्टीरिया हुआ करता था जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट होते थे उनकी रूट्स में, नोड्यूल्स में पाया जाता था और एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सोल्यूबल नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलता था जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करता था, है ना। जिससे क्या होती थी, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती थी। जी हाँ, इधर देखिए, देखो, in the previous chapter we have learned about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of the root of leguminous plant. यानी कि जो राइजोबियम होता है वो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स की रूट में पाया जाता है। नोड्यूल्स, रूट के अंदर छोटी छोटी गांठें होती है, नोड्यूल्स होती है, उसके अंदर पाया जाता है। सब लेग्यूमिनेस सच एज पीस, क्लोव्स एंड पीनट्स contain small swelling part in their roots called root nodules। यानी कि जो लेग्यूमिनेसी प्लांट के जो प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में क्या पाई जाती है? गांठें पाई जाती है, जिनको क्या बोलते हैं? रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया एब्जॉर्ब नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड कॉल्ड नाइट्रेट्स। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है और इसको किसमें कन्वर्ट करता है बेटा? नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या कहलाते हैं? नाइट्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है। आफ्टर हार्वेस्टिंग व्हेन द रूट्स डिकम्पोज the nitrates present in the root nodules mix with the soil and enrich it with nitrogenous compounds and hence increase the soil fertility। जब हम हार्वेस्टिंग का मतलब जब हम फसल को काट लेते हैं तो फसल को तो ऊपर से काटा जाता है तो उसकी रूट्स तो कहाँ रह जाती है? हमारी जमीन के अंदर ही रहती है। और जमीन के अंदर रहने से क्या होता है? जो नोड्यूल्स होती है जिसमें नाइट्रेट, राइजोबियम प्रोजेक्ट था जिसने नाइट्रेट्स बनाई, तो आपको पता है ये नाइट्रेट हमारे पौधों के लिए, हमारे मिट्टी के लिए बहुत जरूरी होती है, जिससे हमारी सॉइल की क्या होती है? फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी लिविंग इन द सॉइल आल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज नाइट्रेट्स। कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है जो भी क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, इसमें नाइट्रेट्स में। These microbes are commonly called biological nitrogen fixer। और ये जो बैक्टीरिया है वो क्या कहलाते हैं? एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहलाते हैं। समझ में आया आपको? नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को भी क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। तो बच्चों आपको राइजोबियम समझ में आया? लास्ट चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अक्सर क्वेश्चन पुट किया जाता है। देखो बच्चों, राइजोबियम क्या होता है? लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं जैसे कि दालें हो गए, मटर हो गए, इनकी रूट्स के अंदर गांठें होती है जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। और ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन करता है और उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? उसको कर देता है कंपाउंड में, नाइट्रेट में, और उसी को प्लांट क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं ना। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर है हमारे लिए क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। वी ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आपने देखा होगा कि कई बार हम जैसे सड़ी गली पत्तियां, अपने प्लांट्स के छिलके या कुछ भी हम डाल देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो अपना डिस्ट्रॉय हो जाता है, सड़ते हैं, डेड डिकिंग हो गए, सड़ा कर खुद ही खत्म हो जाता है। तो ये खत्म कहाँ से हुए? किसने इसको खाया है वो हम देखेंगे। ठीक है। वी फाइंड दैट दे डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं? डिसअपीयर, यानी हमने कुछ डाल दिया, जैसे मैंने केले के
गोभी के छिलके डाल दिए हैं, तो वो छिलके क्या होते हैं कुछ टाइम के बाद क्या होते हैं वहां से डिसअपेयर हो जाते हैं, वहां से खत्म हो जाते हैं, हमें मिलते नहीं है, है ना, कि वो कहाँ चले गए। तो वो कहाँ चले गए, उनको बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। ठीक है, this is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals by converting them into harmless simpler substance। तो क्या होता है बेटा, कुछ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेड और डिकिंग प्रोडक्ट खत्म कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और हमें बचाते हैं, हमारा एनवायरनमेंट साफ कर देते हैं। ठीक है, इन दिस वे दे हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। और क्या होता है, इन दिस वे दे हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, और इसी वजह से ये हमारी मदद करते हैं इसमें, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में। तो बच्चों आपको समझ में आया? देखो बच्चों, हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे दोस्त कैसे हैं। दोस्त का मतलब ये हमारी यूजफुल है, हमारी मदद करते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा कि जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे लिए दही बनाता है। कौन से बैक्टीरिया थे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था, ये दूध को दही में कन्वर्ट करता है। फिर हमने बात की थी कि जो यीस्ट सेल होती है वो क्या करती है, ब्रेड वगैरह, पेस्ट्रीज और केक बनाने में उसका यूज किया जाता है, और जिससे हमारा केक के साथ सॉफ्ट, फ्लफी और स्पंजी बनता है। फिर हमने बात की कि अल्कोहल, वाइन और बियर को बनाने में भी किसकी मदद होती है, यीस्ट की मदद होती है। यीस्ट क्या करता है, शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। फिर हमने बात की एंटीबॉडीज की, तो जो फर्स्ट एंटीबॉडी था वो था पेनिसिलिन नोडेटम जो है, ठीक है, जिससे हमें प्राप्त हुआ। तो ये एंटीबॉडीज भी हमें किससे मिलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है। फिर हमने बात की थी जो वैक्सीन लगाते हैं वो वैक्सीन भी क्या होती है, हमें इन्हीं से ही मिलती है। फिर हमने बताया कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। फिर हमने बात की कि ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो बच्चों इसमें अब हमारे कुछ क्वेश्चन है, टेस्ट योरसेल्फ, ये आपको करने हैं, मुझे नहीं करने। आप अपना अपनी कॉपी में इसको करोगे, इनके आंसर निकाल के। Which bacterium is involved in curd formation? Lactobacillus, ठीक है। Which gas is produced during baking of bread? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो आंसर मैं बता रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन आपको करने तो पड़ेंगे कॉपी में। नेम सम डिजीज अगेंस्ट दिस वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड। ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अगेंस्ट हमने वैक्सीन तैयार की है। व्हाट आर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था कि सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी लिविंग इन द सॉइल also fix atmospheric nitrogen as nitrates. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. ठीक है बच्चों, तो ये हम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे उसको तो हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। लेट अस स्टडी द फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत सारे तरीके से हमारे लिए हानिकारक होते हैं। चलो हम पढ़ते हैं कौन कौन से। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन्स। आपको पता है बहुत सारे डिजीज जो होती है वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होती है। किसकी वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, plants and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogen. देखो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में डिजीज पैदा कर देते हैं। तो डिजीज पैदा करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं पैथोजन। Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink or the food we eat। ये जो पैथोजेंस होते हैं ये हमारी बॉडी में अंदर चले जाते हैं जब हम सांस लेते हैं तब, जब हम पानी पीते हैं तब, या फिर हम खाना खाते हैं तब। तो ये तीन तरीके से हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। They can as
also get transmitted by direct contact with an infected person or carried through animal। ये हमें अगर इन पैथोजन से कोई भी एनिमल या पर्सन इंफेक्टेड है और हम उसके कांटेक्ट में चले जाते हैं तो हम भी उससे इंफेक्टेड हो जाएंगे। Microbial disease that can separate from infected person to other healthy person through air, water, food, physical contact or by animal are called communicable disease। देखो बेटा, जो माइक्रोबियल डिजीज होती है वो क्या होती है, हमें इन्फेक्टेड पर्सन से फैल जाती है दूसरे हेल्दी पर्सन में। ये हवा के थ्रू फैलती है, ये हवा के थ्रू फैलती है, वाटर के थ्रू फैलती है, फूड के थ्रू मिलती है, फिजिकल कांटेक्ट करते हैं तो फैलती है, और किसी बाय एनिमल्स, और एनिमल्स के थ्रू अगर ये फैलती है, इस कारण से इसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे, है ना। एग्जाम्पल ऑफ सम कम्युनिकेबल डिजीज आर कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती है जो हमें एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती है। जो डिजीज वो कौन सी होती है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है, संक्रमण करती है, ठीक है। थ्रू इंसेक्ट एंड एनिमल, सबसे पहले हम देखेंगे इंसेक्ट और एनिमल के थ्रू कौन सी डिजीज होती है। अब हम टाइप देख रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज की। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स व्हिच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। बहुत सारी डिजीज होती है जो माइक्रोब्स की वजह से हो जाती है। दीज एनिमल्स एंड इंसेक्ट आर कॉल्ड वेक्टर्स। आपको पता है कि बहुत सारी माइक्रोब जो होते हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट के ऊपर बैठे रहते हैं और उनकी वजह से हमारी बॉडी में आ जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं। देखो, वेक्टर कैरी द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन एंड कोज डिजीज। सम ऑफ द वेक्टर्स आर, ये जो वेक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, ये जैसे मक्खी, मच्छर, ये क्या हो गए, वेक्टर हो गए। जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ऊपर जाके बैठते हैं तो उनके पाँव के नीचे ये जो माइक्रोब होते चिपक जाते हैं, फिर वहां से ये हमारे अंदर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, वो अगर वो जैसे मक्खी मच्छर वो वहाँ उसकी बॉडी पर बैठे थे, वहां से फिर उड़ के हमारे पास आते हैं तो वो हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे हाउस फ्लाई की, जो घरों की मक्खियां होती है ना, हाउस फ्लाई। द हाउस फ्लाई इज परहैप्स द मोस्ट डेंजरस डिजीज कैरियर। यानी कि जो हाउस फ्लाई होती है बेटा, इसके द्वारा बहुत सारी डिजीज हो जाती है, क्योंकि ये क्या करती है, हर जगह उड़ती रहती है और किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी पे बैठ जाती है या किसी भी उससे रिलेटेड किसी भी चीज पे बैठ जाती है, फिर वहां से वो माइक्रोब इसके ऊपर चिपक जाते हैं, फिर यह हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड कर देती है। It carries the disease-causing microbes on its legs and mouth parts from faeces and other organic waste। यानी कि ये ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर बैठती है, इसके मुंह पे माइक्रोब चिपक जाते हैं, इसके टांगों पे माइक्रोब चिपक जाते हैं, इसके पंखों के ऊपर चिपक जाते हैं। The housefly when sits on our exposed cooked food, यानी कि हमारा खुला हुआ कोई कुक फूड है, पका हुआ फूड, उसके ऊपर ये बैठती है तो वो सारे के सारे माइक्रोब वहां छोड़ देती है। when this food is eaten it causes disease। फिर अगर ये खाना हम खा लेते तो हमें क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। various disease like cholera, typhoid, dysentery and tuberculosis are known thus spread by houseflies through contaminated food and water। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है प्रदूषित, तो दूषित है ना, जो दूषित खाना और वाटर होता है, गंदा खाना होता है, यानी सड़ गया, खराब हो गया, उसके ऊपर ये मक्खी बैठती है, हाउस फ्लाई बैठती है और ये हमें बहुत सारी डिजीज फैला देती है। जैसे कौन सी, टाइफॉइड हो गई, कोलेरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गई, ये सारी डिजीज है ना किसके द्वारा फैलती है, मक्खी के द्वारा। तो बच्चों, आज हमने यूजफुल माइक्रोब्स की बात की और कुछ हार्मफुल की। तो हार्मफुल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बीमारियों को फैलाते हैं। तो बीमारियों को फैलाने वाले तो ऊपर होते हैं, उनको पहुंचाने के लिए जो सहायता करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेक्टर। तो बच्चों, आज जो मैंने पढ़ाया है उसको आप अच्छे से पढ़ना, फिर से डिटेल से बुक तो आपके पास होगी और आगे का जो है वो एक बार आप खुद से रीडिंग करना, फिर कल नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।